Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. So this is lecture number 18 and the beginning of the Elizabethan age. हमने the age of revival complete कर लिया है. Elizabethan age एक relatively काफ़ी important age है क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही बड़े नाम आते हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, ऑल ऑफ देम. तो वो सारे इसी एज में हैं. लेकिन ये वाला वीडियो विल नॉट बी अबाउट द इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस एज बट रादर अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस एज. काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एलिजाबेथन एज में क्या था क्या नहीं था. ऑल्सो मैं क्रोनोलॉजिकली चलती हूँ तो हर एक राइटर जो मैं आपको बताती हूँ वो बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ की क्रोनोलॉजी में होता है. तो आप पिछले वाले राइटर्स पहले कर लीजिए क्योंकि उससे आपको हेल्प होगी एक अपने दिमाग में क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए, क्योंकि आजकल पेपर में सवाल उसी तरीके से आ रहे हैं. अब डेट ऑफ बर्थ में भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था एक दिन, लेकिन वो फेमस राइटर्स की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर था. लेकिन अगर वो फेमस राइटर्स की पूछ रहे हैं आज तो कल को वो पेपर का लेवल डिफिकल्ट करेंगे और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको नॉट सो फेमस राइटर्स की भी डेट ऑफ बर्थ की क्रोनोलॉजी आनी चाहिए. एंड क्रोनोलॉजी मीन्स जस्ट हु केम आफ्टर हुम एंड नॉट कि कौन कब पैदा हुआ था, राइट. और ये चीज़ मैं आपको इसलिए भी बोल रही हूँ डिफ़िकल्टी वाला कि वो इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि पहले जो क्रोनोलॉजी आती थी ना वर्क्स की वो काफ़ी सिंपल आती थी. एक जगह एक रेस्टोरेशन से उठा लेंगे, एक रोमांटिक एज से कुछ वर्क उठा लेंगे, एक प्रॉबेबली एज ऑफ चौसर से होगा. तो इतने दूर दूर वर्क्स होते थे, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना बहुत आसान होता था. बट लेटली उन्होंने बहुत पास पास के वर्क्स देना शुरू कर दिए, राइट. तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से तैयारी ही ऐसे करो कि सब कुछ क्रोनोलॉजी में ही करना है, तो वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा. पेपर में आप देखोगे तो आपको करना ईजी हो जाएगा. इसीलिए आप पहले वो राइटर्स कर लो. ऑल्सो जो राइटर्स करे मैंने एज ऑफ रिवाइवल में, उनमें मैंने डेट्स नहीं लिखी. साथ साथ मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखी थी, हर एक राइटर की आपको डेट्स दी थी, लेकिन मैंने वो इंडिविजुअल राइटर्स पढ़ाते हुए आपको डेट्स नहीं दी. तो अभी मुझे मुझे लगा कि इतना ज़रूरी नहीं है शायद, लेकिन अब मैं आपको वो डेट्स दूंगी क्योंकि आई जस्ट रियलाइज्ड कि आप हो सकता है सिर्फ एक ही वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको डेट्स नहीं मिलेंगी तो फिर प्रॉब्लम है ना. तो आपको सारी डेट्स मैं दूंगी साथ साथ. और चलो स्टार्ट करते हैं एलिजाबेथन एज. एलिजाबेथन एज का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कब से कब थी. तो वैसे एकदम रफ आइडिया लेना हो तो 1550 से 1600 के बीच में थी, लेकिन अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं एजेस को और अलग अलग टाइम पीरियड्स एलोकेट करते हैं. तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन इसका ये स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि पेपर में आ गया तो हम क्या करेंगे. पेपर में ऐसा सवाल कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं. बिकॉज दे ऑल्सो नो कि ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है, तो कैसे ही बच्चा सही कर पाएगा. ठीक है, आएगा तो रफली रफ आएगा. ऐसा कभी मतलब एक डेट अगर 1550 से फिर 1600 होगी तो दूसरी प्रॉबेबली 1600 से 1650 होगी. तो उतना तो पता होता ही है जब आप पढ़ोगे. ठीक है. और हाँ, क्वीन एलिजाबेथ जो हैं उनकी जो डेट्स हैं, उन्होंने रूल करना शुरू किया था 1558 से 1603. तो बहुत जगह एलिजाबेथन एज को ये भी बोलते हैं कि इस टाइम स्पैन में एलिजाबेथन एज लाया करती है, राइट. तो ये आप याद रख सकते हो, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि एलिजाबेथ ने रूल करना कब स्टार्ट किया था और कब एंड हुआ, राइट. ये सवाल ज़रूर आ सकता है. चलो, अब क्वीन एलिजाबेथ की बात कर रहे हैं जिनके नाम पे पूरी एज का ही नाम पड़ गया है, तो पहले एलिजाबेथ के बारे में बात कर लेते हैं. सो क्वीन एलिजाबेथ, शी वॉज नोन एज वर्जिन क्वीन बिकॉज शी नेवर मैरिड. ठीक है, तो शी वॉज द वर्जिन क्वीन. और अगर आपने नाम सुना होगा इस जगह का, वर्जीनिया, ये जगह है यूएसए में. और वॉल्टर रेले करके एक इंसान थे, मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया है जब हम पढ़ रहे थे एज ऑफ रिवाइवल, तब भी मैंने आपका ये मेंशन किया था इन्हें. और ये जो हैं एलिजाबेथन एज में आते हैं, ट्रैवलर थे, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आ, जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी. लेकिन अभी के लिए आप ये बता रखें कि वॉल्टर रेले जो थे ये गए थे यूएसए, वहाँ इन्होंने वर्जीनिया ढूंढा. मतलब ढूंढा तो एक जगह थी, पर उसका नाम दे दिया इन द ऑनर ऑफ वर्जिन क्वीन, उस जगह का नाम दे दिया वर्जीनिया. अब इससे आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, मैंने आपको ये भी बताया था पिछले वीडियोस में कि अमेरिका किसके नाम पे पड़ा था, राइट. तो
आपको वो भी पता होना चाहिए। और मैं आपको ज़रा हिंट दे देती हूँ अगर आपको नहीं याद आ रहा है। थॉमस मोर की यूटोपिया में, थॉमस मोर यूटोपिया में जो है, जिस इंसान के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है, उनके किसी वर्क का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो आप सोचो, और अगर आपको याद आया तो वेरी गुड, आपकी तैयारी एकदम टॉप नॉच है। इन द सेंस आप मेरे वीडियोस ढंग से देख रहे हो और याद भी कर रहे हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये वीडियो अभी बंद कर दो, पहले वो रिवाइज करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, चलो, तो ये वॉल्टर रेले के बारे में देख लिया हमने। अच्छा, ये जो थी एलिजाबेथ, शी वॉज द डॉटर ऑफ हेनरी एट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ एक रिवीजन दे रही हूँ। हेनरी एट की डॉटर थी एलिजाबेथ। हेनरी एट कौन थे? हेनरी एट, ही वॉज द सेम पर्सन हु ब्रोक अवे फ्रॉम कैथोलिक चर्च। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी अगेन। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड अ मेल चाइल्ड, जो कि उन्हें मिला भी, उस मेल चाइल्ड ने रूल भी किया, बट देन बहुत कम टाइम के लिए, एंड उसके बाद आ गई आपकी मेरी। और शी वॉज नॉट टॉलरेंट नहीं थी वो टूवर्ड्स हुम? प्रोटेस्टेंट्स, और उनको परसिक्यूट कर दिया करती थी, राइट? एलिजाबेथ ऑन द अदर हैंड, शी वॉज रियली टॉलरेंट, बहुत टॉलरेंट थी। और इसी वजह से इनके जो रूल है उसमें आपको बहुत ही पीस दिखाई देगी। और जब भी पीस होती है तब लिटरेचर बहुत थ्राइव करता है। ठीक है, तो अभी वो देख लेते हैं। आ जाते हैं इस स्लाइड पे। सो इस टाइम पे दो चीज़ें थी। पहली तो टॉलरेंस टूवर्ड्स कैथोलिक्स। जब टॉलरेंस टूवर्ड्स कैथोलिक्स है तो पीस है। जब पीस है तो लिटरेचर थ्राइव कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, आपके पैसे वॉर में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था वॉर ऑफ रोजेज हुआ था, 100 years वॉर चल रहा था। जब इतना पैसा जो है आपके गवर्नमेंट का वो वॉर्स में इन्वॉल्व है, उसमें लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप पेट्रनेज नहीं दे पाओगे राइटर्स को। तो राइटर्स नहीं थ्राइव करेंगे, वो प्रोबेबली कुछ और करेंगे अपनी लाइवलीहुड के लिए, राइट? तो इसीलिए उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा लिटरेचर नहीं मिलता है। अभी पूरा अच्छा माहौल है कि आप लिटरेचर थ्राइव कर सकता है। ठीक है, फिर हुआ शुरू कॉलोनियलिज्म भी एलिजाबेथन एज में शुरू हुआ था। और अगर आपको याद हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इंडिया में आई थी और जिसने इंडिया पे रूल किया था, जिन्होंने, वो 1600 में फॉर्म हुई थी। और लाइक उससे पहले भी ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो चल ही रही थी, कॉलोनियलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो जब कॉलोनियलाइजेशन हुई तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी हुई, पैसा आया किसके पास? इनकी कंट्री के पास पैसा आया, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके पास पैसा है पेट्रनेज देने के लिए, अगेन आपके पास पैसा है तो लिटरेचर थ्राइव करेगा। ठीक है, कॉलोनियलिज्म से ऑल्सो यू कैन एसोसिएट ट्रेडिंग, कि कॉलोनियलिज्म में यही तो होता था ना। इनिशियली तो वो कंपनी बन के ही आए थे, तो दे वुड टेक इंडिया से या बाकी कॉलोनीज से वो लेके जाएंगे आपके मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल है, और फिर उसका बनाएंगे क्या? फिनिश्ड गुड्स बना के वो सेल करेंगे। और जब ये सब होगा तो ऑब्वियसली ये भी होगा अर्बनाइजेशन। ऐसा होता है ना, जब भी पैसा बढ़ता है, whenever money is on the rise, it doesn't look like money, forgive me। तो जब भी मनी जो है आपका बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं लोग। ठीक है, पहले तो सस्टेनेंस होती है ना, उससे पहले तो यू आर जस्ट सस्टेनिंग। आपके पास खेत है, आप उसमें से बस क्या 1 किलो, मान लो आपके चावल हो रहे हैं, 1 किलो चावल अगर आपके खेत से मान लो हो रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना ही गुजारा कर सकते हो मैक्सिमम, है ना? वो तो 1 ही किलो चाहिए। अब क्योंकि आपको 1 ही किलो चावल चाहिए, तो आप बाकी 9 किलो का क्या करोगे? आप उसको बेच दोगे। तो जब आप 9 किलो के चावल को बेच दोगे तो आपके पास और पैसा आएगा। जब आपके पास और पैसा आएगा, आप और बेहतर करोगे, आप और प्रोडक्शन करोगे और आप और बेचोगे। ठीक है, मान लो ऐसे बहुत सारे राइस प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो सारे एक जगह आएंगे और अपने राइस इकट्ठे करेंगे कि फिर वो
एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो करना चाहेंगे। और ऐसी जगह पे बनाएंगे ये जो जहाँ पे आप इकट्ठा कर रहे हो ये सारा कुछ, ये ऐसी जगह बनाओगे जहाँ सबको रीचेबल हो, राइट। तो अर्बन सिटीज़ यही तो होती हैं ना, जहाँ पे एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड होती हैं जहाँ पे आपका बिजनेस करना काफ़ी इजी होता है। तो फिर कुछ लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका राइस का काम में जो और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, कोई मान लो उठा उठा के उसको ट्रक पे रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, राइट। मतलब ये इकोनॉमिक्स है, कहने का बस इतना मतलब है कि अ, अगर आपके पास मनी बढ़ता है ना, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ती है। तो अर्बनाइजेशन जब आएगी, जब स्टार्ट होगी, तो अर्बनाइजेशन का बेसिक सा है कि आपको बहुत प्लान्ड वे में करना पड़ेगा, कि बहुत सारे घर, बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स एक साथ होंगी। आपका ड्रेनेज भी चाहिए। गांव में क्या होता है, घर दूर दूर होते हैं, कि यहाँ होगा एक यहाँ होगा। लेकिन जब एक अर्बन सिटी में होते हो, अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, गंद फैलेगा बहुत सारा, तो उस वजह से डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ होंगे, जो कि हुआ भी इंग्लैंड में, क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन थी, तो डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ हुए। जब डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ होंगे तो मतलब ये वाला डिजीज़ हो गया ब्लैक डेथ, तो ये 4 बार हुआ। अब इट वाज समथिंग लाइक जैसे कोविड हुआ, तो कोविड में तो लोगों को क्वारंटीन कर रहे थे, ठीक है, 14-14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर रहे थे, लेकिन उस टाइम तो डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मोनार्की थी। तो क्वीन ने परसिक्यूशन ऑर्डर्स दे दिए थे, जो लोग ब्लैक डेथ से इन्फेक्टेड थे उनको परसिक्यूशन ऑर्डर्स थे। तो ये भी एक चीज़ थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, स्पेन और इंग्लैंड की लड़ाई हुई थी। फिलिप टू ऑफ स्पेन ने इंग्लैंड के अगेंस्ट वॉर कर दी थी, और इनके पास एक बहुत मतलब स्पेन का जो आर्मी थी ना, मतलब अरमाडा, पानी में था तो अरमाडा, जो अरमाडा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छे अच्छे शिप्स थे, मतलब हर चीज़ में इनकी जो क्वालिटी क्वांटिटी सब बेहतर था इंग्लैंड के कंपैरिजन से। फिर भी इंग्लैंड जीत गया, और तब से तो लोगों का जो क्वीन एलिजाबेथ पे विश्वास था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। और इसमें एक बहुत अहम भूमिका जो निभाई थी वो फ्रांसिस ड्रेक नाम के इंसान ने निभाई थी। इनको क्रेडिट किया जाता है इंग्लैंड की जीत के पीछे। तो फ्रांसिस ड्रेक का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके रेफरेंसेस आगे काफ़ी आएंगे। अगर आपने चार्ल्स किंग्सले, कभी वैसे नाम नहीं सुना होगा, पर अगर सुना है तो चार्ल्स किंग्सले का एक वर्क है वेस्टवर्ड हो, सर्च करना है इसके बारे में, इसमें रेफरेंसेस हैं फ्रांसिस ड्रेक के बारे में, वॉल्टर रेले के बारे में। तो दैट इज़ वाई यू शुड नो दिस, ठीक है। अब अब आप देखो कि थिएटर, एलिजाबेथन टाइम पे क्या हुआ, थिएटर प्रॉपरली ग्रो करा, राइट। पहले तो क्या था, पोएम्स थी। अगर आप एज ऑफ चौसर में चले जाओ, आपको पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलिस एंड क्रिसिडा, हीरो एंड लिएंडर, और क्या था, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ऑल आर सारे ही वर्स वाले फॉर्मेट में है, राइट, पोएटिक है। अगर आप और आगे आ जाओ, अगर आप आ जाओ एज ऑफ रिवाइवल में, तो क्योंकि रेफॉर्मेशन चल रही थी, अब रेफॉर्मेशन में लोगों को बताना था कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा नहीं है, उनको अवेयरनेस फैलानी थी। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए पोएम तो नहीं लिखोगे, है ना, पोएम तो कॉमन मासेस को समझना भी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होगा, तो आप आसान भाषा में ऐसे की फॉर्मेट में लिखोगे। तब शुरुआत हुई थी एसेज की। जब एसेज की शुरुआत हुई थी एज ऑफ रिवाइवल के टाइम में, मतलब शुरुआत तो क्या बहुत ज़्यादा वो उस टाइम पे एकदम अपने पीक पे थे एसेज, राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर एज में चलता है यार, ऐसे पोएम सब कुछ चलेगा, पर मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा थ्राइव कर रहे थे एसेज उस टाइम पे। देन इट गेव वे टू थिएटर। थिएटर आया। अब थिएटर भी एकदम से तो शुरू हुआ नहीं होगा एलिजाबेथन एज में, इस एज में थ्राइव किया था, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था थिएटर इस टाइम पे, पर था पहले से भी। 11th-12th सेंचुरी में भी आपको कुछ कुछ दिखेगा, 13th में भी कुछ दिखेगा, 14th में भी कुछ दिखेगा। वो देखते हैं कि क्या है। मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। मिस्ट्री प्लेस जो थे, दे वर 11th सेंचुरी में और 12th सेंचुरी में। जस्ट टू क्लियर कन्फ्यूजन किसी को है अगर, 12th सेंचुरी का मतलब 1200 से 1300 नहीं होता, 1100 से, मतलब 1101 से 1200 होता है। तो सेंचुरी का मतलब जो ये वाला डेट होता है, इसकी वजह से सेंचुरी डिसाइड होती है, जहाँ जब ख़त्म हुई सेंचुरी, राइट। तो 11th सेंचुरी वुड बी 1001 to 1100, ठीक है। तो मिस्ट्री प्लेस में होता क्या था कि बाइबल से सीन्स लिए जाते थे
और वो इनैक्ट किए जाते थे। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो थिएटर था उसका जो बेसिक एजेंडा था इनिशियली, वो था कॉमन मासेस को ये समझाना कि बाइबल में क्या क्या दिया है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, लोग जानना चाहेंगे, उन्हें समझ आएगा कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या करना चाहिए, और स्टोरीज़ के फॉर्मेट में उन्हें कुछ कुछ मॉरल्स दिए जाएंगे, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है लोगों को अवेयर करना। तो इसमें एक्टर्स जो थे वो थे क्लर्जी एंड मंक्स, तो प्रीस्ट्स ही करते थे एक्टिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली टाइम के साथ एडिक्ट ऑफ 1210 आया, जिसमें ये मना कर दिया गया कि क्लर्जी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी इन द प्लेज, तो वो ये एडिक्ट आ गया था। उसके बाद आते हैं मिरेकल, इनके बारे में बाद में देखते हैं, ये जो है पहले आप देख लो तो कि मोरालिटी मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस क्या है। 13वीं सेंचुरी में मिरेकल प्लेस आते हैं, ये सेंट्स की लाइफ्स के बारे में बताते थे। वो भी अगेन एक वो पर्पज़ हो गया कि सेंट्स ने ऐसी ज़िंदगी जी, तो एक तरह से आपको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपने कैसे दिस इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। तो इसका भी थोड़ा डाइडैक्टिज्म वाला पर्पज़ है, ये वर्ड देख लो अगर आपको नहीं आता है तो, डाइडैक्टिज्म, इसको सर्च करना, ये थोड़ी सी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी क्योंकि ये वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी। सो मिरेकल में साइकिल्स थी, साइकिल इन द सेंस जैसे चेस्टर प्लेज है तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ प्लेज होंगे, फिर पहले कुछ होगा, फिर उसके कंटिन्यूएशन में एक और चीज़ होगी, फिर थर्ड, फिर लास्ट पर पहुँचते पहुँचते वो कंक्लूड हो जाएगा। तो कुछ नंबर ऑफ प्लेज होंगे जो साइकिल्स कहते थे उनको, ऑलमोस्ट लाइक इसे सीरीज़ होती है, पहले एक एपिसोड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और लास्ट में वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो इसमें आते थे चेस्टर, कोवेंट्री, वेकफील्ड एंड यॉर्क, ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर आता है मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस कुछ नहीं थे, दे वर जस्ट एलिगरीज। एलिगरीज मतलब कि जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे ऑनेस्टी एक कैरेक्टर है, एक डिसऑनेस्टी कैरेक्टर है। सो ऑनेस्टी के ऑनेस्टी हमेशा ऑनेस्ट है और डिसऑनेस्टी मान लो नहीं ऑनेस्ट है, और फाइनली ऑनेस्टी को लाइफ में बहुत हेल्प होती है बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। और इससे आपको एक मैसेज देने की मान लो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ऑनेस्ट होना चाहिए आपको, तो वो एक मोरालिटी प्ले हो गया। आपने एलिगरी बनाई जिसमें आपने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिए, और उस टाइम पे मोरालिटी प्लेज में कैरेक्टर्स होते ही वर्च्यूज़ और वाइसेस के नाम पे थे, वर्च्यूज़, वाइसेस, या फिर ऐसे जैसे डेथ एक कैरेक्टर हो जाएगा कभी कभी, ऐसे ऐसे होता था, ठीक है। ये 14वीं सेंचुरी में आए थे, और इसमें एवरी मैन का एक एग्जाम्पल है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी मिस्ट्री प्ले के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेकेंड शेपर्ड्स प्ले, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेकफील्ड मास्टर ने लिखा था, ये कौन है कोई नहीं जानता, दिस वॉज जस्ट अ नेम दैट ही यूज्ड, बट हु ही एक्चुअली इज़ नो बडी नोज। इस प्ले में कॉल, जिब एंड डॉ, ये 3 शेपर्ड्स हैं, और ये सोलिलोक्वीज बोलते हैं, सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी समझते हैं आप? सोलिलोक्वी होता है जब एक इंसान ना कुछ, इट्स लाइक द टॉक इलेबोरेटली, लेकिन वो किसी कैरेक्टर से बात नहीं कर रहे होते, या तो वो अकेले बात कर रहे होते हैं या वो ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, उसे सोलिलोक्वी बोलते हैं। बाकी आप इसको एक बार चेक करोगे खुद अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। फिर आते हैं मिरेकल में। प्ले ऑफ सेंट कैथरीन इज़ द अर्लीस्ट नोन मिरेकल प्ले इन इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज़ अ फैक्ट विच यू शुड नो, ठीक है। मोरालिटी में कासल ऑफ परसिवरेंस, दिस इज़ द अर्लीस्ट नोन मोरालिटी प्ले, ठीक है। और एक बहुत फेमस मोरालिटी प्ले है एवरी मैन। सो एवरी मैन हियर स्टैंड्स फॉर एवरी मैन, एवरी सिंगल मैन, लेकिन कैरेक्टर एक ही है, तो इसके थ्रू बेसिकली हर इंसान की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरी मैन क्या होता है ना, ये इसके तो कुछ दोस्त होते हैं जिसमें नॉलेज एक कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ एक कैरेक्टर है, ब्यूटी एक कैरेक्टर है, फेलोशिप, डिस्क्रीशन, ये सब कैरेक्टर्स हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। तो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है 5 विट्स। 5 विट्स हमारी 5 जो विट्स होती हैं, प्रॉबेबली 5 सेंसेस है ना, तो 5 विट्स जो होती हैं वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, लेकिन जब डेथ एवरी मैन को लेने आती है तो 5 विट्स तक उसका साथ छोड़ देती है। इसका मतलब जब डेथ आती है तो हर चीज़ आपको छोड़ देती है, कुछ भी कर लो,
है ना। तो ये एक मैसेज दिया गया है मोरालिटी प्ले एवरी मैन के द्वारा। सो इसका आपने ध्यान रखना है, ये काफ़ी पूछा जाता है एवरी मैन, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंटरल्यूड्स के ऊपर। इंटरल्यूड 16th सेंचुरी में थे और ऑब्वियसली मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी एंड देन इंटरल्यूड्स। तो अब इनमें तो प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मोरालिटी प्लेज में कैरेक्टर्स कैसे होते थे, डेथ कैरेक्टर हो गया, ब्यूटी कैरेक्टर हो गया, है ना, जैसे काइंड भी एक कैरेक्टर हो गया। तो वर्च्यूज़, वाइसेस, इन पे कैरेक्टर्स होते थे। लेकिन अब यहाँ प्रॉपर कैरेक्टर्स होंगे जैसे आप देखते हो आजकल की प्लेज में, है ना। प्लस एक शिफ्ट था टुवर्ड्स ह्यूमर। आप यहाँ देखो, यहाँ बाइबल के बारे में पढ़ा रहे हैं, यहाँ सेंट्स की लाइफ्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ आपको बता रहे हैं कि मतलब कि एक तरह से कि क्या अच्छे काम होते हैं और कैसे करना है, लाइफ कैसे जीनी है। तो बेसिकली सबका मोटिव एक ही है, टू लीड अ वर्चुअस लाइफ, है ना, ताकि वो लोगों को हेल्प करे। यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव शुरू हो गया है, ह्यूमर का रोल आ गया है और अब यहाँ से आगे आपको कॉमेडीज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इंटरल्यूड्स में एक बहुत फेमस राइटर हैं जॉन हेवुड। जॉन हेवुड का ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है। उस क्वेश्चन ये था कि 4 पीज़ में पी स्टैंड किसके लिए करते हैं। सो पी स्टैंड्स फॉर पेडलर, पामर, पार्डनर एंड अपोथीकेरी। अब आप बोलोगे अपोथीकेरी, इसमें तो ए है लेकिन जैसे इंग्लिश में इट इज़ को आप शॉर्ट करके टिज़ बोल देते हो ना और यहाँ पे कॉमा सा लगा देते हो, इट इज़ टिज़। वैसे ही अपोथीकेरी को पोथीकेरी भी बोल सकते हो स्लैंग में, तो पोथीकेरी, पी फॉर पोथीकेरी, ठीक है। तो ये सब होते कि आपको ये भी पता होना चाहिए। पेडलर कौन हुआ, जो आपकी चीज़ें जा जा के बेचते हैं एक घर से दूसरे घर। पामर कौन होता है, ये पिलग्रिम होते हैं। पार्डनर तो मैंने बताया है आपको कि पार्डनर पार्डन्स देते थे और पार्डन का कॉन्सेप्ट कैसे बाइबल में नहीं है लेकिन चर्च ने बना लिया, है ना, और फिर रेफर्मेशन भी इसके अराउंड थी। फिर अपोथीकेरी कौन हो गए, दे वर लाइक पीपल, जैसे हमारे वैद्य नहीं होते थे जो दवाई बनाएंगे भी, देंगे भी, फिर उनको कुछ पैसे भी दिए जाते थे। मतलब उस टाइप का कल्चरल इक्विवेलेंट है इंग्लैंड का, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ। सो अपोथीकेरी उन्हें बोलते हैं। इसमें जो ये प्ले है, इट रिवॉल्व्स अराउंड कि इन चारों में से सबसे बेहतर झूठ कौन बोलता है, हु इज़ द बेस्ट लायर, है ना, हु कैन टेल द बेस्ट लाई। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। सो ये ह्यूमर देख रहे हैं, ह्यूमर तो आ ही गया है, ये तो पता चल रहा है देखने से ही, है ना। दूसरा इनका प्ले था द प्ले ऑफ वेदर। इसकी समरी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर थोड़ी इंटरेस्टिंग है तो इसीलिए बता रही हूँ। तो गॉड जुपिटर हैं, वो सोचते हैं कि ये जो चेंजिंग वेदर्स हैं ये नहीं हो, थोड़ा वेदर को चेंज करते हैं। पूछते हैं लोगों से कि उन्हें कौन सा वेदर चाहिए और उसी टाइप का वेदर हम दे देंगे। जब वो लोगों के पास जाते हैं तो कोई बोलता है मुझे समर बड़ा पसंद है क्योंकि समर में ये होता है, कोई बोलता है मुझे विंटर बहुत पसंद है, कोई बोलता है मुझे ऑटम बहुत पसंद है। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रेफरेंसेस। नाउ बिकॉज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रेफरेंसेस, गॉड जुपिटर डिसाइड्स कि लेट द वेदर बी एज इट इज़। क्योंकि सारे जब मौसम आते हैं तो सब अपने अपने टाइम पे खुश हो जाते हैं। इन द सेंस गर्मी में जिसको गर्मी पसंद है वो खुश हो गया, जिसको सर्दी पसंद है सर्दी में वो खुश हो गया। सो एवरीबडी गेट्स टू हैव देयर शेयर ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज द वेदर कीप्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो दैट इज़ वाई अल्टीमेटली डिसाइड होता है कि वेदर सेम ही रहेगा, मतलब इन द सेंस जैसा चलता आ रहा है वैसा ही रहेगा। जॉन हेवुड इज़ नोन फॉर दीज वेरी फेमस कोट्स। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो हम थॉट ऑफ द डे का एक कॉन्सेप्ट था हमारे स्कूल में, तो ये तो सारे मैंने वहाँ सुने हैं पर ये पता नहीं था उस टाइम पे कि ये जॉन हेवुड ने बोले। टू हेड्स आर बेटर देन वन, बेगर्स शुड नॉट बी चूजर्स, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, बेटर लेट देन नेवर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, सो दैट वॉज जॉन हेवुड। फिर इसमें आ जाते हैं थिएटर्स। अब जो थिएटर्स हैं आपके एलिजाबेथन एज में वो ऑब्वियसली अभी पूरा थ्राइव कर रहे हैं। तो पहले थिएटर का नाम ही द थिएटर है, ठीक है। उसके बाद द कर्टन, फॉर्च्यून रोज, स्वॉन, ग्लोब, रेड बुल, होप। अब इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स याद नहीं करने हैं लेकिन आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, पहले कौन आया बाद में कौन आया फिर कौन आया, ठीक है। इसमें कुछ समझाने को नहीं है, इसमें सिर्फ याद ही करना है। अब आ जाओ फर्स्ट ट्रेजेडी के ऊपर। जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी वो थी गॉर्बेडक। और ये लिखी किसने थी,
ये आपको पता होना चाहिए। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल। जब हम थॉमस सैकविल पढ़ेंगे तो मैं ये डिटेल में बताऊंगी गॉर्बोडक के बारे में, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसका जो सब टाइटल है वो है फेरिक्स एंड पॉरिक्स, एंड दिस वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू यूज ब्लैंक वर्स। अब ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा था ब्लैंक वर्स में, पहले फर्स्ट इंग्लिश वर्क टू यूज ब्लैंक वर्स कौन था? याद है कुछ? पढ़ाया था मैंने ये। एक हिंट देती हूँ, उन्होंने सेकंड और फोर्थ बुक ऑफ एनियड ट्रांसलेट की थी इंग्लिश में, और ये उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था। बट क्योंकि ये एपिक है तो ऑब्वियसली बात है कि ये पोइट्री में आएगी, ये जो इनकी ट्रांसलेशन है। लेकिन फर्स्ट इंग्लिश प्ले गॉर्बोडक है। लेकिन इन इंसान जो मैंने आपको बताया अभी, जिन्होंने सेकंड और फोर्थ बुक ऑफ वर्जिल ट्रांसलेट की, एनियड, उनका क्या नाम है? कुछ याद आया? हेनरी हॉवर्ड। नहीं याद है तो आप वो वाली फिर से देखो वीडियो, या अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लिश प्ले क्या हो गया ब्लैंक वर्स यूज़ करने के लिए? गॉर्बोडक। ब्लैंक वर्स समझते हो? ब्लैंक वर्स क्या होता है? एक सिंगल लाइन में मैं बोलूं तो उसमें मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होती है। ठीक है, मीटर क्या है, राइम क्या है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं ये भी बता देती हूँ। मीटर क्या होता है ना, इट्स लाइक जैसे किसी कोई जैसे जैसे गाने होते हैं ना, गाने राइम थोड़ी कर रहे होते हैं, राइम तो पोएम करती है, लेकिन गाने में एक बीट होती है ना, जो बड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाती है, अच्छा बनाती है सुनने में, उसे मीटर बोलते हैं। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि राइम करे। राइम तो वो होता है जैसे ए बी, लाइक शाइन, वाइन, ये राइम हो गई, क्राई, ड्राई राइम हो गई, है ना। लेकिन ये तो सिर्फ लास्ट वर्ड की होती है। आपके जो बीच में इतने सारे वर्ड्स हैं उनमें भी आपस में एक बीट होती है, एक तरीके से वो वर्ड्स बोले जाते हैं कि एक रिदम बनती है, उसे मीटर बोलते हैं। तो मीटर और राइम में ये फ़र्क होता है। सो ब्लैंक वर्स जो है दैट हैज़ मीटर बट नो राइम। समझ रहे हो? ये था ब्लैंक वर्स। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉमेडी के ऊपर। फर्स्ट कॉमेडी थी रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। इसकी भी डिटेल वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जान लोगे तो कभी इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है, पर ये नेट में आने की संभावना बहुत कम है। रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर में बस इतना याद रख लो कि डॉयस्टर क्या होता है, क्योंकि टाइटल में है ना, तो डॉयस्टर का मतलब आपको पता होना चाहिए। डॉयस्टर होता है एक ऐसा फूलिश इंसान जो अपने बारे में बस बोस्ट ही करता रहता है। बोस्ट मतलब अपनी ही तारीफ़ें करता रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर विच वॉज द फर्स्ट कॉमेडी एंड इट वॉज रिटन बाय निकोलस उडाल। ऑलराइट, उडाल में डबल एल है, उडाल। ठीक है, फिर इस एज का एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे? यूनिवर्सिटी विट्स वो लोग थे जिन्होंने आइदर एजुकेशन ऑक्सफर्ड से ली थी या कैम्ब्रिज से ली थी। अब वो इतने पढ़े लिखे थे तो ऑब्वियसली जब वो प्लेस भी लिखेंगे तो वो बहुत ही कमाल के होंगे। तो इसमें 7 लोग थे ये टोटल, और इसमें सिर्फ एक इंसान था थॉमस किड जो यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, अदरवाइज़ बाकी सारे या तो ऑक्सफर्ड गए थे या कैम्ब्रिज गए थे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी विट्स को कहा जाता है कि इन्होंने इंस्पायर किया है शेक्सपियर को हेविली। शेक्सपियर अपने बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स के प्लॉट से उठाते थे, लेकिन शेक्सपियर ही वॉजेंट सो गुड as per what historians say, he wasn't as good with the originality, but he was perfect with characters.
बहुत ही अच्छे से वो अपने कैरेक्टर्स को बनाते थे, प्लॉट लाइन बहुत अच्छे से बनाते थे, सब प्लॉट और ये सारी चीज़ें। पर उनकी जो इंस्पिरेशन है वो यूनिवर्सिटी बिट्स से बहुत ज़्यादा आती है। और जब आप यूनिवर्सिटी बिट्स पढ़ोगे, जब मैं बताऊँगी आपको, तब वहाँ आप देखोगे कि हर प्ले किसी ना किसी को किसी ना किसी वर्क ऑफ शेक्सपियर को इंस्पायर कर चुका है। ठीक है, ओके। सो ये हो चुका, अब करते हैं रिवाइज। ओके, एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ की डेट्स बताए थे मैंने आपको, 1558 से 1603। ठीक है, कोलोनियलिज्म एक फीचर था, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग भी एक फीचर था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस इन दोनों चीज़ों की वजह से प्रॉस्पेरिटी हुई, तो अर्बनाइजेशन और ब्लैक डेथ फिर उसके कारण से। एजुकेशन, ये चीज़ मैंने आपको बताई ही नहीं, एजुकेशन जो थी वो मेन को ही दी जाती थी, और इनहेरिटेंस में भी जो थे मेन फेवर्ड थे उस टाइम, ये नॉर्मल था। ठीक है, ब्लैक डेथ हुई 1563। ये आपको डेट्स याद नहीं करनी है, आप बस इतना याद रख लो कि 4 बार हुई, और इस टाइम स्पैन में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए था कि कब से कब हुई। बेसिक्स अगर आपको इतना याद है ना, लेट 1500s में हुई है, दैट्स मोर देन इनफ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यूएसए जो था, वहाँ पे वर्जीनिया नाम की जगह है जो वर्जिन क्वीन के नाम पे रखी गई है, जो किसने रखी है, वॉल्टर रेले ने रखी है। ठीक है, और अमेरिका जो है उसका भी आपको बताया मैंने, कि मैंने पहले बताया हुआ था, अब वो आपको आना चाहिए। फिलिप II ऑफ स्पेन और इंग्लैंड का जो हुआ आपस में, स्पेनिश आर्माडा के बारे में हमने बात की कि स्पेनिश आर्माडा कैसे बहुत पावरफुल था फिर भी हार गए, फ्रांसिस ड्रेक का उसमें बहुत बड़ा रोल था। फिर हमने बात की कि थिएटर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थ्राइव किया, लेकिन जो बिगिनिंग्स थी वो पहले ही हो चुकी थी, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज। उसमें हमने बात की द सेकंड शेपर्ड्स प्ले की, मिरेकल में प्ले ऑफ सेंट कैथरीन की, और मोरालिटी में द कैसल ऑफ परसिवरेंस की। मिस्ट्री प्लेज में बाइबल, मिरेकल में सेंट्स की लाइफ्स, और मोरालिटी में एलिगरीज। ठीक है, इंटरल्यूड्स आ गए जो थोड़ा अब ह्यूमरस साइड पे जा रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो अब आ रहा है धीरे धीरे। जॉन हेवुड की बात की, द 4 Ps की बात की, और द प्ले ऑफ वेदर की बात की। कुछ आपको मैंने ये भी बताए थे, पर ये क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इनको भूल जाओ। थिएटर्स की बात की, द थिएटर, द कर्टन, फॉर्च्यून रोज, स्वान, ग्लोब, रेड बुल एंड होप। ठीक है, फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बोडक की बात की, जिसका सबटाइटल फेरिक्स एंड पॉरिक्स भी है, विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू यूज़ ब्लैंक वर्स। ये एक सेनेकन ट्रेजेडी है। सेनेकन ट्रेजेडी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेनेका वॉज समबडी फ्रॉम इटली, वहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करोगे, है ना, क्योंकि रेनेसा कहाँ आया था, इटली से ही आया था ना, तो इटालियन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। दिस इज़ अ सेनेकन ट्रेजेडी। फर्स्ट कॉमेडी रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल। यूनिवर्सिटी विट्स जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़े थे लेकिन थॉमस किड नहीं पढ़े थे, इन्होंने शेक्सपियर को बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस किया है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी फीडबैक कुछ भी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना, और दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।